वरना तुम एक भेजोगे फिर कोई और एक भेजेगा, फिर वो जो पूरी डाउट क्लास ही हो जाएगी आज। तो अभी हम थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। डाउट क्लास में पूछो, डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो कि कल इसने पूछा था, तो इसलिए मैंने कहा कि कल, क्योंकि यही क्वेश्चन 10 लोग 10 अलग अलग दिन में पूछेंगे तो मुझे 10 बार सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा क्लास में ही पूछ लो, सबका हो जाएगा। ये चीज़ है, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सबके लिए मुश्किल है, ये तो सबको उसमें डाउट आना है, ये चीज़ है। और टीचिंग का एक फ़ायदा ये है कि क्या होता है, जो 90% डाउट्स इस साल जो आ रहे हैं ये वही हैं जो पिछले साल भी बच्चों को आए थे। कुछ नए होते हैं, अगले साल वही डाउट्स होंगे जो इस साल। तो ये एक फ़ायदा होता है टीचिंग का, इसलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि जो तुम इस बार डाउट पूछ रहे हो पिछले बार भी लगभग वही डाउट्स बच्चों ने पूछे थे, कुछ नए आते हैं अगले साल फिर वही डाउट्स रिपीट, क्योंकि वही चीज़ है ना, जो मुश्किल है सबके लिए मुश्किल है। अब उसी में जो थोड़े बेटर कर लेगा तो उसके बेटर रैंक आएंगे, ये है। चलिए तो आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाकी इनका डाउट क्लास है ना, 11:15 से 11:15 से स्टार्ट होता है। अब ज्वाइन करो, लिंक यही रहता है जो इस क्लास का लिंक है, जो इस क्लास का लिंक है वही डाउट क्लास का लिंक होगा। और अगर लिंक मैं नहीं भी भेजता हूँ स्टिल यू कैन ज्वाइन बाई 11:15। तो यहाँ पे आते हैं डायमेंशन एंड बेसिस पे। चलो तो हम लोग हमने कल स्टार्ट किया ना, डिफाइन किया था स्पैन कल डिफाइन किया था। तो हमने कल स्पैन ऑफ सेट डिफाइन किया था, लीनियरली डिपेंडेंट डिफाइन किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफाइन किया था। अभी डिफाइन करना है मुझे बेसिस। सो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, दिस वी हैव टू डिफाइन, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। सो बताइए कोई, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस? Number of elements in basis is called dimension or number of the variables. नहीं डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूँ, बेसिस पूछ रहा हूँ। क्या बेसिस, बेसिस पे It दो follows कंडीशन है? two condition: generating set originally independent. हाँ है ना। तो जो बेसिस का डेफिनेशन है, तो इसमें ये होता है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, ये है। अब यहां पे होगा तो अ सेट बी, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली सबसेट ही होगा वी का, ठीक है। अ सेट बी जो कि वी का सबसेट होगा, है ना ऑब्वियसली। सो दिस इज बेसिस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ, जब पहली कंडीशन है कि बी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एंड दूसरी कंडीशन है कि स्पैन बी जो होगा वो क्या होगा, L of S के इक्वल होगा। वी के इक्वल आ जाएगा, है ना। सो स्पैनिंग सेट मतलब एनी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस V कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सो एक तो B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, पहली कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन है कि तुम वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट चूज करो, एनी एलिमेंट दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब B सेट जनरेट कर सकता है पूरे वेक्टर स्पेस को, तो वो हमारा बेसिस है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सो अभी एक चलो एग्जाम्पल यहीं पे लिखता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल। तो मेरा वेक्टर स्पेस जस्ट R है मान लो। सो क्या लगता है कौन सा बेसिस हो सकता है? सो बेसिस ऑफ V इज या R, ऑप्शन ए सिंगल्टन 0, ऑप्शन बी सिंगल्टन 1, ऑप्शन सी सिंगल्टन 2, ऑप्शन डी सिंगल्टन -1। सिंपल, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस, वो है, क्योंकि वो जो कंडीशन था मेनली 3 कंडीशन है ना, वही 3 कंडीशन, 0 वेक्टर होने चाहिए, 0 एलिमेंट है इसमें, किसी भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो, उसका समेशन उसमें होना चाहिए, सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर, एंड यू चूज एनी स्केलर फ्रॉम रियल नंबर, एनी वेक्टर फ्रॉम रियल नंबर, तो C इंटू वी मस्ट बी इन द वेक्टर स्पेस। सो वो है ही, तो ये वेक्टर स्पेस है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ओवर R। हमें रियल वेक्टर जो हमें फील्ड फिक्स कर रखा है R, तो आपके एग्जाम में जैम एमएस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या कोई तीसरा फील्ड होगा। फील्ड वही होगा जो सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब स्केलर सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर बोलते, पहले बोल चुका हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो बेसिस है? BCD। हाँ सिंपली BCD। उसकी वजह यह है
कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, या थोड़े से मैं और इसको ना ऑप्शंस मतलब अगर मैं वेराइटी बढ़ाऊं, सो ई जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2, एफ जैसे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी सेट 5, इस तरह से जस्ट समझने के लिए। सो एम्प्टी सेट तो होगा क्या तो हमें चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने कल पढ़ा था एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर या जीरो एलिमेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट, यही थ्योरम था। तो ये तो डिपेंडेंट हो जाएगा, सो ये तो डिपेंडेंट हो गया। एम्प्टी सेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये अच्छा अब इस पे आते हैं 1 2, ये सेट क्या है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, 1 और 2, सेट कंटेनिंग 1 2 वाला डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट। हमने कल बताया था कि अगर v1 बराबर सी v2 हो जाए, v1 v2 किसी सेट का एलिमेंट है और v1 बराबर सी v2 है, अच्छा यहाँ आ गए ओके। सो मैंने कल एक थ्योरम लिखाया था कि लेट v1 v2 बिलोंग्स टू s सच दैट ये जो v1 है एलिमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम v2 है ना, फॉर c बिलोंग्स टू r, देन s इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। कभी भी ऐसा हो जाए कि दो एलिमेंट एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए तो मतलब वो डिपेंडेंट सेट ही होगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंडेंट सेट ही होगा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 बराबर 2 या 2 इंटू 1/2 बराबर 1, तो कांस्टेंट मल्टीपल है, सो इट इज डिपेंडेंट सेट। या वैसे भी देख लो c1 v1 प्लस c2 v2 बराबर 0 करो तो c1 इंटू 1 प्लस c2 इंटू 2 बराबर 0, जरूरी तो नहीं c1 c2 0 आएगी, नॉन जीरो मिल जाएगा मुझे। वैसा c1 को -2 ले लो, c2 को 1 ले लो, 0 आ जाएगा। तो अब तो ये हो गया इंडिपेंडेंट के बेसिस पे हमने हटा दिया इसको। अब एक कौन सा स्पैनिंग सेट है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, तो स्पैन करने का मतलब सेट ऑफ ऑल। स्पैन बी का डेफिनेशन क्या था, स्पैन बी इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक, या स्पैन बी इज अ सेट, सो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड स्पैन ऑफ बी। तो जैसे मैं इसका सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा तो क्या करूंगा, सम कांस्टेंट टाइम 1, तो सेट ऑफ सी वेयर सी इज अ रियल नंबर, तो ये पूरा रियल नंबर जनरेट कर देगा सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो ये तो बेसिस है। 2 पे आते हैं, अगेन सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट कंटेनिंग 2, 2c, सी कोई भी रियल नंबर है तो 2c के हेल्प से कोई भी रियल नंबर जनरेट कर सकते हो तुम, है ना, सी के डिफरेंट वैल्यूज लेके। तो ये भी बेसिस, ये स्पैन इंडिपेंडेंट तो था ही, स्पैन भी कर रहा है। सेट कंटेनिंग -1 -1c, सी कोई भी रियल नंबर है, तुम डिफरेंट रियल नंबर लेकर तुम कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हो। अगर 5 चाहिए तो सी को -c है ना, तो सी को -5 ले लो तो 5 आ जाएगा, तो है ना। तो ये है, और ये तो 5 है तो ये स्पैन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने कल आपको रिमार्क में बताया था, तो यहां लिखने के बजाय हमने ये बताया था जो स्पैन ऑफ थ्योरम था कि स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट जो है एक कन्वेंशन है, क्या आता है, जीरो वेक्टर जीरो स्पेस, हाँ जीरो वेक्टर स्पेस है ना, इट इज जीरो वेक्टर स्पेस। सो ये सिंपली 0 आ जाएगा। तो ये आर का इक्वल तो नहीं आया, अगर सारे रियल नंबर जनरेट कर पाता तब ये बेसिस होता इसका, तो है ना। 5 बेसिस है, यहां पे मैं बताऊं कि ये जो 5 है इज बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस, है ना। क्यों भाई, क्योंकि ये मैंने कल कहा था एम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दिस इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस। तो 5 इज द बेसिस ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस, इसको ट्रिवियल वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। सो तो उसका बेसिस है 5। तो अभी के लिए ये तो पूरा आर को जनरेट नहीं कर पाएगा। ओके, देख लीजिए, कोई डाउट है पूछो। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, ये तो शुरुआत है ना। अब एक और मैं डायमेंशन यही डिफाइन ही कर देता हूँ तो हमें डिफाइन करने का काम खत्म हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो जैसे अभी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V is called, this is called dimension of vector space, dimension of V। तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा कि उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है। तो जैसे यहां से अगर बात करोगे, ये जो वेक्टर स्पेस मैंने यहां लिया है
इसका डायमेंशन कितना है? सो 1 है, क्योंकि इसका जितने भी बेसिस बनाओगे उसमें एक ही एलिमेंट होगा, है ना। तो बेसिस इज यूनिक, सॉरी डायमेंशन इज यूनिक, बेसिस इज नॉट यूनिक, है ना। यहाँ पे वो कितने 3-4 बेसिस तो यही मिल गया, 1 2 3 BCD 3 बेसिस तो यही मिल गया तुम्हें, लेकिन डायमेंशन यूनिक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि थ्योरम है जो बेसिस इज अ सेट, बेसिस इज अ सेट, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट यूनिक एक्चुअली, ओके। हाँ वो आते हैं भाई, तुम बड़ा फास्ट चल रहे हो स्पीड में अभी, मतलब सब कुछ एक लाइन में ही बता दे, फिर पूरा कोर्स एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो यहां से आएगा बेसिस इज, क्या लिख रहा था मैं, नॉट यूनिक, है ना। अ वेक्टर स्पेस मे हैव इनफाइनाइटली मेनी बेसिस, है ना, हो सकता है मे हैव। तो ये जनरल स्टेटमेंट है ना। एंड थ्योरम क्या है दूसरा, जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज यूनिक, है ना। डायमेंशन एक यूनिक नंबर आएगा, ठीक है। सो डायमेंशन इज यूनिक, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगा, यूनिक होगा। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस मे नॉट बी यूनिक। ठीक है, नीड नॉट बी। जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने अभी, कौन सा एग्जांपल, वो कहाँ गया, 0 वाला। तो ये है ना, इसके पास एक ही बेसिस है एम्प्टी सेट, और कोई दूसरा बेसिस नहीं मिलेगा हमें। ये 0 वेक्टर स्पेस के पास क्या बेसिस है, एक ही बेसिस है। और व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वी हेयर, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना है बताओ, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस 0 स्पेस? 0. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, है ना। सो ये तो एम्प्टी सेट, इसका जो फाई था ये एम्प्टी सेट है ना, फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो है ये कभी ऐसा कभी बात वही है। तो एम्प्टी सेट फाई जो है, फाई इज द बेसिस। तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस तो 0। तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 0 होगा। तो अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 0 है तो फिर उसका क्या होगा, यूनिक, है ना। तो जो मतलब नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस जनरली बोलते हैं, ये ट्रिवियल वेक्टर स्पेस है। देयर इज अ नॉन ट्रिवियल वेक्टर, मतलब इसके अलावा तो ये ट्रिवियल वेक्टर स्पेस है, ये जो v बराबर 0 स्पेस जो है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि चाहे बेसिस इन्फिनाइटली मेनी हो जाए किसी वेक्टर स्पेस का, नंबर ऑफ एलिमेंट ईच बेसिस में सेम ही होगा। तो जैसे मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, जो हमने क्या कहा, डायमेंशन यूनिक है, ठीक है। तो होगा क्या कि सपोज ऐसा है, इसको अगले पेज पे लिखता हूं, ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। तो होगा क्या, ये थ्योरम है कि लेट बी अ बेसिस, मतलब सेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V सच दैट, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज n, ठीक है। या कार्डिनलिटी भी बोलते हैं इसको ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिखा हमने, या इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं ना हम लोग का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B या कार्डिनलिटी ऑफ B। अभी के लिए मान लो कोई नंबर दूसरा ले लो, m ले लो, n ले लो, n भी ले सकते हो, चलो n ले लिया, इसको बोलेंगे n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो हम बोलते हैं इसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। डायमेंशन n है तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अच्छा देन एंड मान लो ऐसा है आगे, लेट S कोई सबसेट है V का, ठीक है। S क्या है, सबसेट है V का। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर S में n से ज्यादा एलिमेंट हुआ, तो मैं ऐसे कार्डिनलिटी को मॉड S लिखता हूं। मॉड S का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, कार्डिनलिटी ऑफ S, है ना। जब मॉड लिखना होती है नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ S या नंबर ऑफ एलिमेंट इन S।
सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एस में एन से ज्यादा है तो बताओ क्या ये, अरे बेसिस है ना, तो बेसिस इंडिपेंडेंट भी है, स्पैनिंग सेट भी है। तो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एस इंडिपेंडेंट हो सकता है? S has all dependent vectors. हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं बेसिस में एन एलिमेंट है और अगर मैंने एन से ज्यादा एलिमेंट का कोई भी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, तो ये गारंटी है कि एस इज नॉट एल आई कंडीशन फेल होगी, ठीक। एंड दूसरा बट, है ना, ऐसा हो सकता है बट स्पैन एस मे बी वी, है ना, मे बी इक्वल टू वी। ऐसा हो सकता है कि बी तो स्पैन कर ही रहा है, हमें पता है बी के बारे में, बी एक ऐसा सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, ये तो हमें पता है ना कि बी इज अ सेट कि स्पैन ऑफ बी वेक्टर स्पेस है और बी इज एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई भी एक सेट लो जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स n से ज्यादा है, तो ये श्योर है कि वो डिपेंडेंट ही होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो s इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो s एल आई हो ही नहीं सकता, मतलब h हैज टू बी एल डी, है ना। दैट इज, यहां बोल रहा हूं कि s हैज टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, यहां बोलना चाह रहा दैट इज s इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, इट हैज टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ, ये वन वे स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, जस्ट वन वे है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। अगर एस में एन से कम एलिमेंट है, अगर मान लो एस में एन से कम एलिमेंट है, तो क्या एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? हो सकता है लेकिन स्पैनिंग नहीं होगा। हाँ, हो सकता है ना, हम ऐसा श्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि एस में वही एलिमेंट है जो बी में है, हम किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो हो सकता है एस इंडिपेंडेंट हो, बट यह है कि स्पैन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे एन एलिमेंट वाला सेट है ना, बेसिस द मिनिमल स्पैनिंग सेट, ये बोलते हैं ना। तो कभी ये स्पैन नहीं कर पाते। यहां फेल कंडीशन क्या होगी, स्पैन, जो यही सब एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये एज ए क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शंस लिखे होंगे। सो स्पैन एस विल नॉट बी इक्वल टू वी, बट, है ना, एस मे और मे नॉट बी एल आई, ये बोल रहा हूं। तो मे बी और मे नॉट बी, तो मे बी का मतलब हो सकता है, मे बी एल आई, मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है, इफ मान लो कार्डिनलिटी ऑफ एस एन है, तो क्या किसी भी चीज की गारंटी मिलेगी? जैसे एन से ज्यादा था तो एस एल आई नहीं होगा, इसकी गारंटी है। एस एन से कम है तो स्पैन नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। दो कंडीशन है ना, तो अगर कोई सेट में बी से ज्यादा एलिमेंट है तो स्पैनिंग फेल हो जाएगा, और अगर बी से कम एलिमेंट है तो एल आई वाला कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक। सो ज्यादा एलिमेंट है तो एल आई फेल होगा, और कम एलिमेंट है तो स्पैनिंग फेल होगा। रिपीट कर दे रहा हूं ना, अगर एस में ज्यादा एलिमेंट है एन से, तो मतलब एल आई वाली कंडीशन फेल होगी, है ना। और इफ एस हैज लेस एलिमेंट देन एन, देन स्पैनिंग कंडीशन विल फेल। व्हाट इफ, तो इससे कुछ गारंटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। may not be. तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी एन एलिमेंट वाला सेट बेसिस हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अगर बेसिस में एन एलिमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कोई भी एन एलिमेंट वाला सेट बेसिस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहां पे कोई श्योरिटी नहीं है कि वैसा है, लेकिन मैं कन्वर्स की बात करूंगा अभी तो ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि स्पैन एस जो है मे बी इक्वल टू वी, श्योरिटी नहीं देगा, है ना, मे और मे नॉट बी। सो मे बी वी और एस मे बी एल आई, यहां से कोई श्योरिटी नहीं मिलेगी किसी भी चीज की, है ना, ये और लिखा है। सो और
चलो एंड ही लिख देता हूँ, एंड क्या ही दिक्कत है ना। एस मे भी मे स्पैन एस मे बी इक्वल टू वी, है ना, मे बी इक्वल टू वी, और या एंड एस मे बी एल आई, बट इससे कोई श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ श्योरिटी नहीं दे रहा ये, ठीक है ना। तो ये जस्ट बताने के लिए कि मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें आप है ना मतलब इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो। यहाँ पे बताने का मेरा मतलब ये था कि अगर ये तो श्योर है, या मैं ऐसा लिखूं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एस में, अगर इसको एक पॉइंट और लिखूं कि बेसिस में एन एलिमेंट है, तो जस्ट ये ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज नॉट इक्वल टू एन, तो ये तो श्योरिटी है कि एस कैन नॉट बी बेसिस, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सो एस कैन नॉट बी बेसिस ऑफ वी। अगर किसी एक बेसिस में एन एलिमेंट है तो जितने भी बेसिस बनेंगे ऑल बेसिस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर एस में एन एलिमेंट नहीं आते, एन से ज्यादा या एन से कम है, तो इसका मतलब है कि एस तो बेसिस कभी नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह 1-2 में एक्सप्लेन किया गया है ना। सो वाई एस कैन नॉट बी बेसिस, तो इन ड्यू टू 1 and 2। और यहां पे इक्वल है तो एस मे और मे नॉट बी बेसिस। तो यहां मैं अब ये लिखने के बजाय मैं ऐसा बोलूं कि इसकी गारंटी नहीं है, तो यहां पे मैं ये बोलूंगा कि एस मे और मे नॉट बी बेसिस, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिस ऑफ वी। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, कुछ क्वेरी है, पूछो। सो बेसिस सेट इज अ इंडिपेंडेंट सेट विच स्पैन द वेक्टर स्पेस। मैं और एग्जांपल लिखता हूं, देखो, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या पूछना चाह रहे हो तुम, हमारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे। इक्विवेलेंट सेट्स होंगे नॉट इक्वल, इसीलिए ऐसा। कौन सा इक्विवेलेंट सेट होगा? मैं बोल रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है बट वो सेम टू सेम नहीं है, इसलिए वो बेसिस नहीं हो सकता ना, मे और मे नॉट भी। जी जी जी, कार्डिनलिटी इक्वल। हाँ तुम सही कह रहे हो। तो देखो एक एग्जांपल फिर से लिखते हैं। सो वेक्टर स्पेस इज आर स्क्वायर, ठीक है। या मैं थोड़े से और अगर ऑब्जर्वेशन लिखूं कि मान लो ऐसा है कि इफ b1 and b2 are basis of vector space v, then गारंटी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b2। ये तो ठीक है। अगर 2 एलिमेंट बेसिस है ना, ये बेसिस लिख दिया, वो प्लूरल फॉर्म आएगा ना। तो क्या होता है बेसिस का प्लूरल फॉर्म? बेसिस। Bases. क्या लिखते हो? SES, यही ना स्पेलिंग? Yes. ओके, सो जैसे ही बोलो प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है। सो देन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल, मतलब अगर 2 सेट्स हैं जो बेसिस है बोथ, तो इसका मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये तो है ना, क्योंकि इनफैक्ट जितने भी बेसिस होंगे सब में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था कि लाइक, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने पढ़ रखा तो उनके लिए तो बहुत आसान है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2, अभी के लिए v मैं आर स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूं देन जैसे पहला ऑप्शन है सेट कंटेनिंग 1 1, दूसरा ऑप्शन है सेट कंटेनिंग 1 1 2 2, तीसरा ऑप्शन है 1 1 0 0, तीसरा है मान लो 1 1 1 0, चौथा है 1 1 0 1, पांचवा है 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इस तरह से जस्ट आपको चेक करना है कि कौन कौन सा बेसिस हो सकता है वेक्टर स्पेस का।
इस तरह से लिख सकते हैं। सी 2 बार लिख दिया, ए बी सी, सो डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा इजीली आप लोगों को। तो आपको बताना है कौन सा बेसिस हो सकता है, तो क्या पहचानना होगा कि कौन सा लिनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी करेगा। तो अभी तो जैसे पता चल रहा होगा आपको कि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कैसे दिख रहा है, डायमेंशन 2 है क्योंकि 2 डायमेंशनल स्पेस में है ना। तो कोई भी सेट जिसमें 2 एलिमेंट होगा वो हो सकता है बेसिस हो, बट श्योरिटी नहीं कि होगा ही, हो सकता है। बट ये गारंटी है कि 2 एलिमेंट से ज़्यादा या कम एलिमेंट वाला कोई भी सेट बेसिस तो नहीं हो सकता। तो जैसे ये आउट होगा क्योंकि ये स्पैन नहीं कर पाएगा। एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन नहीं कर पाएगा। ये एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है, स्पैन भी नहीं कर पाएगा। तो एल आई भी नहीं है, स्पैन भी नहीं कर पाएगा। ये 0 0 आ गया, तो 0 0 वहाँ भी लिख दिया था मैंने कई बार, था ना। तो यहाँ 0 0 आ गया थे, तो एल डी हो गया और स्पैन भी नहीं कर पाएगा। ये वाला एल आई है और स्पैन भी करेगा, एल आई है और स्पैन भी करेगा। ये एल आई है और स्पैन भी करेगा। ये लीनियरली डिपेंडेंट है, स्पैन तो करेगा बट इट इज डिपेंडेंट। दिस इज स्पैनिंग सेट विच इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट है इसलिए आउट हो जाएगा। ये आपका डिपेंडेंट है और स्पैन भी नहीं कर पाएगा। ये डिपेंडेंट है और स्पैन भी नहीं कर पाएगा। ये इंडिपेंडेंट है लेकिन स्पैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी को जस्टिफिकेशन चाहिए, बताओ किसको प्रूफ करें। सिंपल, तुम्हें देख के समझ आना चाहिए। अच्छा, एक और बता दूं मैं बात कि जैसे मान लो यहीं पे लिख रहा था ना मैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में n है, तो कोई भी n एलिमेंट वाला सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो गारंटी वो स्पैन करेगा ही। मैं इसी थ्योरम का अगर एक्सटेंशन लिखूं आगे, मतलब मान लो V इज अ वेक्टर स्पेस, B इज वन ऑफ द बेसिस जिसमें n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट वाला कोई सेट n वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो गारंटी है स्पैन करेगा, या स्पैन करता है तो गारंटी है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मैं देखो लिख के बताता हूँ। तो इसी का एक्सटेंशन है कि व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि लेट बी बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज n। अब मान लो S इज अ सबसेट ऑफ V सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज ऑल्सो n, ठीक है। तो S कोई है ना, B बेसिस है, वो भी ऑब्वियसली सबसेट होगा। सो बेसिस भी सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का। सो तो पहला कंडीशन है इन जनरल, है ना, S मे नॉट बी बेसिस ऑफ V। ये उस समय लिखा था हमने कि अगर n एलिमेंट होना काफी नहीं है बेसिस होने के लिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, दूसरा, लेकिन अगर ऐसा हो, इफ S is a linearly independent set, then span S भी होने की गारंटी है और देन S को बेसिस होने की गारंटी है, ठीक है। देन S के बेसिस होने की गारंटी है, ठीक है। कोई एक कंडीशन, आप देखो मैं कह रहा हूं इसमें n एलिमेंट है, अब n एलिमेंट वाला कोई भी सेट लो, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या तो स्पैन कर ले या इंडिपेंडेंट हो जाए, कोई एक कंडीशन भी, तो दूसरा ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। मतलब इफ स्पैन S अगर V हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है
कि ये गारंटी है कि एस एल आई होगा और अगेन एस बेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टू सेट्स में इक्वल है और अगर वो एल आई है तो बेसिस होना ही है, अगर स्पैन कर रहा है तो बेसिस होना ही है। तो इस बेसिस पे यहां मैंने डायरेक्टली टिक कर दिया। जैसे देखो अभी मैं क्या कर रहा था एग्जांपल के लिए, ये देखो अब जब मैंने कहा कि तुम्हें अगर पहले से पता है कि आर स्क्वायर टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ना सेट ऑफ एक्स वाई, जैसा भी कह रहा था ना नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, तो आर स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है, सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही है। सो देर आर टू फ्री वेरिएबल, फ्री मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं हम, वाई की वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू फ्री वेरिएबल हेयर। सो इसका डायमेंशन 2 होगा, आर स्क्वायर का डायमेंशन 2 है। आर का डायमेंशन 1 क्यों था कि आर इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स इज फ्री टू चूज, तो एक फ्री वेरिएबल है। यहाँ 2 फ्री वेरिएबल है, आर क्यूब में 3 फ्री वेरिएबल्स होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, वहां पे 4 फ्री वेरिएबल है। तो सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन 4 का। सेट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन 9 का। समझ आ रहा है। पॉलिनोमियल विथ डिग्री एटमोस्ट 6, ये वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन 7 का। क्या देखना, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है ना, और अगर इंडिपेंडेंटली हम चूज करें तो 4 एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, तो डायमेंशन 4 हो गया। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन 2 है आर स्क्वायर का। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट था और ये इंडिपेंडेंट ही नहीं था, तो ऑब्वियसली आउट हो गया। यहाँ भी 2 एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आउट हो गया। यहाँ 2 एलिमेंट है और इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस होना ही है। इसको स्पैन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका डायमेंशन 2 है, तो 2 एलिमेंट वाला कोई भी सेट जो इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस हो जाएगा। ये भी 2 एलिमेंट वाला सेट है, इंडिपेंडेंट है, बेसिस हो जाएगा। ये 2 एलिमेंट वाला सेट है, इंडिपेंडेंट है, बेसिस हो जाएगा। स्पैन करेगा ऑब्वियसली, आप चेक कर सकते हो, इट विल ऑलवेज स्पैन। यहाँ पे 3 एलिमेंट था, तो ये तो 3 एलिमेंट हो गया, तो ना तो स्पैन मतलब इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये आउट हो जाएगा। 1 एलिमेंट था तो वैसे बात, ये 2 एलिमेंट वाला था लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था, तो आउट हो गया। ठीक है। सो यही थ्योरम इसलिए मैंने लिखा है कि अगर एस में, बेसिस में और एस में सेम नंबर, दोनों देखो दोनों वेक्टर स्पेस है ना, जो बेसिस भी होता है वो वेक्टर स्पेस का सबसेट ही होता है। जो बेसिस है वो भी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, और एस भी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। एस के सारे एलिमेंट वीक एलिमेंट होंगे। एस और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बस एक ही कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत है, एल आई होगा तो गारंटी है बेसिस होगा, या स्पैन अगर पता है तो बेसिस होगा। ठीक है ना। कुछ पूछना है किसी को, बताओ। ये थ्योरम है, प्रूफ भी देख सकते हो। प्रूफ क्योंकि मैं क्लास में करता नहीं हूँ, प्रूफ है ना टाइम लगेगा और थ्योरेटिकल होगा। सो यू कैन चेक है ना, प्रूफ बुक में मिल जाएगा, किसी भी स्टैंडर्ड लीनियर बुक में आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। आइए, जैसे मैं पीछे जो स्टोरी बता रहा था, तो जैसे मैं लिख रहा था डायमेंशन अगर निकालना है तो वैसे डायमेंशन निकालने के आप चेक कर लो कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना, ये हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है, इन द सेट है ना, टू डिस्क्राइब वी को डिस्क्राइब करने के लिए जितने फ्री वेरिएबल है वो उसका डायमेंशन हो जाएगा ना, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। सर जी, मतलब अभी जो आपने बताया कि सेम एलिमेंट नहीं है तो वो मतलब बेसिस नहीं हो सकता। हाँ, बेसिस नहीं होगा, ये गारंटी है। क्या इस मतलब कल जो बता रहे लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मतलब सेम एलिमेंट ना हो तो इंडिपेंडेंट ना हो? सेम एलिमेंट ना हो और इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब ये तो है, सेम एलिमेंट ना हो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो, जैसे इसका बेसिस अभी के लिए मान लो ये बेसिस है, ठीक, ये बी है तुम्हारा बेसिस, अभी कोई ले लो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। इसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। अभी बात करता हूँ कैसे, जैसे एक वर्ड आता ना स्टैंडर्ड बेसिस, मैं थोड़ा बात करता हूँ। देखो, जैसे हम अभी भी ले रहे थे आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर इज सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स वाई आपका रियल नंबर है। तो हम इसको ना, ये जो एक्स वाई है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो सेट ऑफ एक्स वाई है, तभी मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ। ये जो सेट ऑफ एक्स वाई है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स टाइम 10
प्लस वाई टाइम्स 0 1 ऐसा लिख सकते हैं अभी। और ये जो है यही आर स्क्वायर है, दिस इज आर स्क्वायर सेट ऑफ एक्स वाई। और इसको आप लोग पता है आपको लिख सकते हैं स्पैन ऑफ 1 0 एंड 0 1, ठीक है, 1 0 और 0 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कुछ स्पैन एस हो गया मान लीजिए, दिस इज स्पैन एस हो गया, ठीक है। और स्पैन एस कहाँ से स्टार्ट किया था, आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर ही मेरा वी है। तो यहाँ से आपको समझ आया कि स्पैन एस जो है ना, मैंने एस यहाँ पे लिया है 1 0 0 1, अभी ये ले रहा हूँ। तो स्पैन एस वी के इक्वल, वी क्या है, आर स्क्वायर है। और आप देखो ऑल्सो यहाँ जो एस है आप सिंपली चेक कर सकते हो, एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो स्पैन कर रहा है। तो ये यहाँ पे बेसिस है ना। तो एस इज इक्वल टू जो 1 0 0 1 is basis of V and is called standard basis. So this is called standard basis. हर वेक्टर स्पेस का जो सबसे इजी बेसिस निकालने का तरीका, जो बेसिस होगा सबसे इजी वे में, मतलब वो स्टैंडर्ड बेसिस होगा। तो वो आपको समझ आएगा कहाँ स्टैंडर्ड होगा। सिंपली मैंने कहा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है, तो ईच फ्री वेरिएबल को एक बार 1 रखो, बाकी को 0 रखो, दूसरे को 1 रखो, बाकी को 0 रखो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको बेसिस मिलेगा वो स्टैंडर्ड बेसिस है। तो सिंपली दिस इज, यहाँ पे समझो कि एक्स वाई को 0 रखा, एक्स को 1 रखा तो 1 0 मिला, एक्स को 0 वाई को 1 रखा तो 0 1 मिला। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे कि दो सेट, मान लो इसी के अभी एग्जांपल लो, ये बेसिस है आर स्क्वायर का, तो क्या चाहते हो 2 एलिमेंट वाला ऐसा सेट बताऊं जो इंडिपेंडेंट ना हो। नो सर, जैसे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें चेक करना है। हाँ, तो मान लीजिए आर स्क्वायर है, हम मतलब कि जैसे कि इसमें है बेसिस में कि 2 एलिमेंट से ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा तो फिर वो डायरेक्ट मतलब बेसिस नहीं होगा, डायरेक्ट हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। हाँ, ज़्यादा कम हुआ तो बेसिस नहीं हो सकता। तो वैसे ही हम केवल एल आई के लिए कर सकते हैं क्या? हाँ, एक तरीका ना एल आई के लिए कि अगर बेसिस में n एलिमेंट है और अगर n से, वहां लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था, n से ज्यादा एलिमेंट हुआ तो पक्का एल आई नहीं होगा, n से कम है तो एल आई हो सकता है। बेसिस में n एलिमेंट है तो n से ज्यादा एलिमेंट वाला कोई भी सेट लेंगे तो एल आई नहीं होगा। जैसे यहां पे, यहां बेसिस में 2 एलिमेंट है, इसके बेसिस में 2 एलिमेंट आना है ना। दिस सेट इज स्पैन, मैं जो लिख रहा था ना, सो दिस यू कैन राइट स्पैन ऑफ 1 0 0 1। स्पैन मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो x कॉमन लोगे, x 1 0 प्लस y 0 1, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है, बेसिस भी है ये, तो ये 3 एलिमेंट वाला सेट है, तो ये कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना। 3 एलिमेंट वाला कोई भी सेट आप लोगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन 3 एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आएगा। सो 3 एलिमेंट वाला कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये क्राइटेरिया है। तो 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना, तो यहां पे 2 फ्री वेरिएबल है, डायमेंशन 2 है, स्पैन किया हमने तो इससे ये आ गया। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस। मैं कुछ और बताता हूं ना, तो यहां पे जो आर स्क्वायर का बेस डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2, ठीक है। इनफैक्ट जैसे हम आर एन लिखते हैं, इफ वी राइट वेक्टर स्पेस एज आर एन, तो आर एन क्या होगा, x1 x2 xn, जहां पे xi बिलोंग्स टू आर। सो दिस थिंग कैन बी रिटन है, जैसे इसको मैं लिखूंगा स्पैन ऑफ, अभी क्या करो, x1 को 1 रखो, बाकी सब को 0 रख दो, ईच टपल को 0 रख दो। दूसरी बार में x2 को 1 रखो, बाकी सब को 0 रख दो, एंड डॉट 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 चलता रहेगा। एंड में xn को 1 रखो, बाकी सबको 0 रख दो। सो 0 0 यहाँ पे, और लास्ट में 1 रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि स्टैंडर्ड बेसिस कैसे निकालते हैं, तो जो भी फ्री वेरिएबल्स हैं उसमें एट वन टाइम यू पुट 1 वेरिएबल एज 1, अदर्स आर 0, सेकेंड को 1, बाकी 0 एंड सो ऑन। तो जितने वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, वही डायमेंशन होगा। तो यहाँ से, और ये जो सेट है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ स्पैन एस, तो यहाँ या स्पैन एस के बजाय मैं इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। सो ताकि बेसिस बोल सके ना। सो बी जो सेट हो गया 1 0 0 0,
मतलब ये आसान है ना ये सब, तो आप इजीली समझ पा रहे होगे. सो दिस आर इजी थिंग्स. ऐसा है. सो ये इंडिपेंडेंट भी है. यहाँ तक तो स्पैन भी हो रहा है एंड ये इंडिपेंडेंट भी है. तो इसका मतलब है कि B इज बेसिस. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn. ठीक है भाई, यहां तक ओके है. हाँ, तो अभी थ्योरम्स और डेफिनेशन याद रखने, क्वेश्चन इतने में ही हो जाएगा, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ ओके ना. तो जैसे मैं अभी अगला लिख रहा था, तो इसका डायमेंशन क्या है. सो डायमेंशन जो होगा Rn का, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Rn इज n. ठीक है, R² का 2, R³ का 3, Rn है ना, Rn का डायमेंशन n हो जाएगा. एंड जैसे मैं लिख रहा था अभी कि V इज, इसका एक नोटेशन है M2R. M2R मतलब सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस. ठीक है, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो V हो जाएगा सेट ऑफ ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू R. यही है. तो अभी तत्काल मैं इसको अगर लिखूं, आई कैन राइट इट स्पैन ऑफ, एक को 1 रखो, बाकी को 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. ये है एक्चुअली इसका स्पैन है. ओके जी. और फिर से मैं बोल देता हूं स्पैन B. तो यहाँ पे जो B है, ठीक है, तो ये जो V था स्पैन B है, वेयर जो B सेट मैंने यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. सो दिस सेट इज लीनियरली, है ना, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. तुम चेक कर सकते हो इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन से, C1 B1 C2 B2 C3 B3 Cn Bn. सो इट इज दिस. ठीक है जी. अच्छा, LPV में, हाँ जी हाँ जी, सब LPV में तो वहाँ पे वैसा करते, उसमें वैसा मैट्रिक्स बनाते थे. हाँ, वैसे बहुत सारे तरीके हैं उस तरह चीज़ें. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईच वेरिएबल को 1 ले रहे हैं, बाकी को 0 ले रहे हैं. हाँ, तो वैसे करके 1 एट अ टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट, इसका मतलब B जो है बेसिस है, और ये जो B इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड बेसिस. दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V इज इक्वल टू, जिसका नाम है M2R. और यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ V आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा. तो सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस का डायमेंशन 4 है. सेट ऑफ M×n मैट्रिसेस का डायमेंशन Mn होगा. ठीक है, इस तरीके से. सो Mn होगा. ऐसे एक पॉलिनोमियल वाला एग्जांपल देख लो. मान लो जैसे हम लिखते हैं PNR, चलो जनरल लिख देता हूं. PNR का मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट n. ठीक है, सो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट n. इसका मतलब है कि ये जो PNR मैं लिख रहा हूं, दिस इज समथिंग लाइक A0 प्लस A1x A2x² एंड बाद में होगा an x की पावर n, जहाँ पे ai's आर रियल नंबर्स. तो अगेन ये पॉलिनोमियल है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो दिस इज स्पैन ऑफ. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो वेरिएबल इज कोएफिशिएंट्स. ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या लिखो भाई, एक बार A0 को 1 रखो, बाकी सबको 0. एक बार A1 को 1 रखो, तो A1 को 1 रखोगे, ये क्या, ये मेरा एलिमेंट है. तो मुझे एलिमेंट लिखने हैं. ठीक है ना, जैसे मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, बेसिस में मैट्रिक्स थे, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे पॉलिनोमियल का सेट है, तो बेसिस में पॉलिनोमियल्स होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे एक बार A0 को 1 रखा, बाकी सब 0. A1 को 1 रखो, तो A1 1 रखोगे तो A1 इंटू x, तो x हो जाएगा, बाकी सब 0. फिर A2 को 1 रखो तो x², बाकी सब 0. फिर ऐसे ही x³ चलता रहेगा xn तक. ये स्पैन है. अगेन इसका कुछ नाम दे दो तुम, तो स्पैन ऑफ B, वेयर B इज एक्चुअली अ सेट कंटेनिंग 1x x² डॉट 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 xn एंड दिस इज Li सेट. तो स्पैन तो कर ही रहा है, Li कैसे प्रूव करोगे,
C1 V1 C2 V2 एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो उसके लिए ईच कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा बिकॉज n डिग्री का पॉलिनोमियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ईच कोएफिशिएंट हैज़ टू 0। बोल रहा हूँ इसको प्रूफ कैसे करोगे, ये इंडिपेंडेंट है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या करोगे, C1 इंटू 1 C2 इंटू एक्स, ऐसे ही तो Cn प्लस 1 xn बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके पास इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है, तो दिस है ना, तो ये इससे इंप्लाई होगा, सो दिस विल इंप्लाई दैट ईच Ci is 0 for all I and that's why this set is Li set, linearly independent। ठीक है, तो सो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। सो B इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2R। ठीक है, मुझे बताओ जी व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस P2R, कितने एलिमेंट है बेसिस में? n है या n प्लस 1 है? n+1। हाँ ध्यान से रखना वरना तुम गलती से n लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, इनवेरिएंट सबस्पेस उसको छोड़ो, इनवेरिएंट क्या होता है उसको चेक करेंगे। इनवेरिएंट में इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जानते हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन करके भी वो सबस्पेस ही बनेगा। तो डायमेंशन यहाँ n+1 होगा। ठीक है ना, जैसे P3R है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस 3 तो उसका डायमेंशन 4 होगा। P4R है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस 4 तो उसके डायमेंशन 5 होंगे। n डायमेंशनल के पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन n+1। क्यों भाई, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट a0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ये भी तो रहेगा इसीलिए। ये देख लो यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल, n+1, एक 1 भी तो है ना, और फिर पावर 1 2 3 तो चल ही रहा है, तो एक पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए n+1 इसका डायमेंशन है। आइए कुछ क्वेश्चन PYQs के ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने आपको बेसिक मतलब डेफिनेशन और कुछ बेसिक थ्योरम्स बताए जो बेसिस और डायमेंशन के हैं। अगर मैं बुक में देखूं थोड़ा एक दो और थ्योरम्स देख लेता हूं, कुछ होगा तो। ठीक है, तो बेसिस इज अ सेट Li एंड दैट जनरेट वेक्टर स्पेस, an empty set 0 space, the empty set is a linearly independent, okay, and अच्छा अगर बेसिस है तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक बी इज द बेसिस एंड यू गिव मी एनी वन एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, तो हमने क्या कहा कि एनी वेक्टर स्पेस, एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर बी बेसिस है तो इसका मतलब दिस लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी यूनिक, मतलब यू कैन नॉट राइट इन टू डिफरेंट वेज, है ना, देर इज जस्ट वन एंड ओनली वन वे टू राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो यूनिक होगा। तो ये कह रहा है कि मान लो ऐसा है, थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि लेट बी जो है, लेट से अभी के लिए V1 V2 Vn बी बेसिस ऑफ, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस V का, है ना, वेक्टर स्पेस V, एंड मान लो स्मॉल v कोई एलिमेंट V का है। सो वी नो बेसिस मतलब इट विल स्पैन द होल वेक्टर स्पेस, सो मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, है ना, V को जनरेट करेगा और इंडिपेंडेंट। ये कहता है कि देन V कैन बी रिटन एज, देन V कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटर्न एज क्या हो जाएगा, C1 V1 C2 V2 एंड सो ऑन Cn Vn। ये कह रहा है फॉर यूनिक स्केलर्स
फॉर यूनिक स्केलर्स C1 C2 Cn, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्केलर्स यूनिक होंगे, मतलब भी कैन बी रिटन इन ए यूनिक वे, देर इज नो अदर रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा कांस्टेंट तुम्हें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n मिल जाएगा जहां पे ऐसा लिख पाओगे। अगर v को C1 C2 C3 लिख दिया ना, तो इसके अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। दैट वे यू कैन राइट दिस, है ना। सो दिस इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस। बताया था ये बुक मेरे पास, ये लीनियर अलजेब्रा बाय हॉफ, ये क्या है, फ्रिजबर्ग वाली ना, स्टीफन एच फ्रिजबर्ग, आर्नोल्ड, है ना, जे इनसेल एंड लॉरेंस ई स्पेंस, ठीक है, फ्रिजबर्ग की, गूगल सर्च करोगे PDF मिल जाएगी, स्टीफन एच फ्रिजबर्ग, ठीक है ना। तो ये है, ये नया मेरे पास ये 5वां एडिशन है, देख रहा तुम लोग को इस तरह का कलर, ये लेटेस्ट एडिशन है शायद, पियर्सन पब्लिकेशन का है। सो ये जनरली DU में BSc में पढ़ाए जाते थे, IIT बॉम्बे में MSc में ये बुक पढ़ाए जाते हैं, है ना। जैसे VK रोहतगी एंड AKMD सलाह है, जब मैं बॉम्बे में MSc कर रहा था तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी उसी बुक से पढ़ाए थे। लीनियर अलजेब्रा वालों ने इस बुक से लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था MSc में। तो हालांकि पढ़ाते वही चीज़ें, लेकिन टीचिंग का लेवल उनका हाई होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है ना, टीचिंग, और वो इस तरह से थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं। पढ़ाते तो यही सब सिलेबस में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वही सिलेबस है बॉम्बे में, जो जैम का सिलेबस है ऑलमोस्ट, वही एनालिसिस है, वही लीनियर अलजेब्रा, वही प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ लेवल टीचिंग का अलग होता है, क्वेश्चन में एग्जाम में लेवल अलग होता है, ठीक है। सो तो देखो आगे देखते हैं। सो यूनिक रिप्रेजेंटेशन एक तो ये है थ्योरी, और बाकी है ना फाइनाइट डायमेंशन। अगर वेक्टर स्पेस के में डायमेंशन फाइनाइट है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बताओ, जैसे सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, मैं अगर ये लिख दूं वेक्टर स्पेस इज सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा, क्योंकि इसके बेसिस में सारे पॉलिनोमियल्स भी आ गए, साइन कॉस टैन सब आ गया, तो बेसिस लिखना भी इतना आसान नहीं है ना। तो बेस मतलब जो हमने लिखा है जनरली वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बट वेक्टर स्पेस में भी इनफाइनाइट डायमेंशनल, है ना। सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, बट इट इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है ना, ये कह रहा है V विद अ वेक्टर स्पेस हैविंग फाइनाइट बेसिस, देन ऑल बेसिस फॉर V आर फाइनाइट एंड एवरी बेसिस ऑफ V कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। सो ऑल बेसिस विल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। टाइम है ना हमारे पास। सो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, PYQ का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो यही है मेनली थ्योरम्स तो वही है ऑलमोस्ट। भाई कह रहा है कि लेट W बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, W फाइनाइट डायमेंशन है, W का डायमेंशन है मोर ओवर। ओ तो ये एक थ्योरम है, तो ये कह रहा है कि मान लो लेट W बी, है ना, अ सब स्पेस ऑफ V, W बी अ सब स्पेस ऑफ V, है ना, फाइनाइट डायमेंशन। जो भी मैं सब स्पेस लिखा हूँ वही फाइनाइट डायमेंशन की हमने बात किया है। सो जितने भी क्लास में मैंने डायमेंशन किया ना, मैं जहाँ बोला हूँ वेक्टर स्पेस है, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। सो W बी अ सब स्पेस ऑफ V, तो सच दैट बोल रहा है कि यहाँ पे लिखो दिस, देन क्या बोल सकते हो आप, तो पहले पॉइंट ये है कि डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V में क्या रिलेशन होगा। सो W सब स्पेस है, मतलब W इज अ सबसेट व्हिच इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, सो ऑब्वियसली डायमेंशन लेस देन इक्वल टू V होगा। और दूसरा कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया कि मान लो डायमेंशन ऑफ W इक्वल है डायमेंशन ऑफ V के, देन डायमेंशन अगर दोनों वेक्टर स्पेस का इक्वल है, तो आपको पता है ना दोनों के बेसिस में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। डायमेंशन इक्वल है तो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। सो बोथ सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, एंड इन दैट केस W has to be equal to V. So W and V are same vector space, क्योंकि सब स्पेस है ना, उसका सबसेट है जिसका डायमेंशन इक्वल हो गया, तो V and W has to be same vector space.
और ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। जितने मैंने क्लास में भी डिस्कस थ्योरम्स लिखे हैं सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए लिखा है, ठीक है। सो यही है, बाकी तो चलो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर हम होमवर्क करके आना। तो मतलब ये जो दोनों लीनियर लीनियर का असाइनमेंट है ना, उसमें जितने भी बेसिस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपका करके आना है। वेक्टर स्पेस को रैंडम वेरिएबल में हाँ बना सकते हो कुछ ऐसा, सेट ऑफ लीनियर है ना, जैसे मैं बोल रहा था सेट ऑफ कौन, लेकिन वैसा सोचना पड़ेगा है ना। तुम उस तरह सोचना कि ऐसा हो कि उसमें जीरो वेक्टर हो, तो जीरो वेक्टर पहली बात पीडीएफ नहीं हो सकता, तो जीरो वेक्टर होने चाहिए। और कुछ उस तरह से तुम्हें देखना पड़ेगा जहाँ पे जीरो वेक्टर हो, फिर दूसरी बात लीनियर दो का सम उसमें बिलोंग करता हो, एंड देन मान लो सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ले लो, तो सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ले लोगे तो हो ही जाएगा कि जीरो वेक्टर जो है जीरो वो रैंडम वेरिएबल है डीजनरेट एट जीरो, सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन द प्रोबेबिलिटी स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, है ना। मतलब मैं एक प्रोबेबिलिटी स्पेस लिया ओमेगा एफ पी एंड वी इज द सेट of all random variables defined on the probability space omega fp, omega is set of all elements, set of all है ना, set of all outcomes of a random experiment, f sigma field है, p probability function है, then set of all random variables will form a vector space। तो चेक करो क्या होगा, जीरो वेक्टर्स में होगा यस, जीरो इज अ डिजनरेट एट जीरो, सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स रैंडम वेरिएबल यस, स्केलर मल्टीप्लाई ओवर रैंडम वेरिएबल इज रैंडम वेरिएबल यस, सो इट विल फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अरे कौन सा खुल गया, एक तो इनका समझ नहीं आता क्या है ये। जैम एमए का भी है ना, लीनियर अलजेब्रा का जैम एमएस दोनों का है, तो आप इन दोनों के क्वेश्चन ट्राई करो। वेक्टर स्पेस खत्म हो गया, इतना ही है, वेक्टर स्पेस की थ्योरी इतना ही है, ठीक है ना। सो वेक्टर स्पेस की थ्योरी यही है, अब कल से मैं ये स्टार्ट करूंगा। तो अभी के लिए आप वेक्टर स्पेस के जितने भी क्वेश्चन इन दोनों असाइनमेंट में है आप कंप्लीट करके आओ। ये जो असाइनमेंट है लीनियर अलजेब्रा वाली, तो उसमें वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट है उसको ट्राई करके आओ। एक तो ये समझ नहीं आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम होता रहता है। तो ठीक है, ये जो असाइनमेंट है तो इसमें जितने भी वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस हैं जैम एमए या जैम एमएस वाले, जो वेक्टर स्पेस के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करके आओ। कल हम उसका डाउट डिस्कस करेंगे, अगर डाउट रहेगा तो डाउट डिस्कस करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले जितने वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन डायमेंशन बेसिस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या है ना, जो भी टॉपिक्स वेक्टर स्पेस में हमने कवर किए हैं सब स्पेस, तो उन सब पे जो भी क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, डायमेंशन वाले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं ऐसा सिलेबस में, तो अभी नहीं आएगा ना, पहले था बेसिस ऑफ नल स्पेस डिफाइन करूँगा अभी मैं मैट्रिक्स के सेंस में। कल था ना डायमेंशन वाले इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे थे कल। अरे छूट गया अभी आपसे। ये लो कोई बात नहीं, हाँ ये करो 50 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी के लिए ये ट्राई करो, देखो क्या होगा।
टाइम है कि ख़त्म हो गया? जल्दी करो, इसको ट्राई करो, है ना, अभी टाइम तो है, ठीक है। इसको ट्राई करो आप लोग, देखो एक बार ट्राई करके। सर आप डी सी कैलकुलस का वन वेरिएबल वैसे पार्ट का एक, अरे पूरा पढ़ा दूंगा, अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी पूरा पढ़ा दूंगा अभी एकलव्य 2 में, ठीक है ना। और देखिए तो इसमें सिंपल है ना, क्या बोल रहा है, एम एक है, वी एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है ना? तो क्या करना है अभी आपको, तो अगर मैं v को लिखूं, अगर ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर लो, v में है एक्स वाई जीरो जो कि आर क्यू का मेंबर है, सच दैट m को मल्टीप्लाई करे एक्स वाई जेड से, सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा ये भी होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, दोनों सेम ही इक्वेशन बनेगी, है जी, देख लो सही बनेगी। तो ये आ गया v, और w जो है, ये जो w है, w इज एक्चुअली एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट, अब m को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ये करो तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इज जीरो, दूसरी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये बताया था नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है, सो y बराबर x हो गया एक्चुअली, है ना, यहाँ से क्या आ गया, तो इसको अगर लिखोगे x बराबर y तो y को x ही रख दो, तो x जीरो हो गया, जहाँ x रियल नंबर है, तो यहाँ से y बराबर x आ जाएगा, y को x रख दिया। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई जीरो आ जाएगा, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे z बराबर जीरो आ जाएगा, राइट, तो z जीरो आ जाएगा, और z को जो x बराबर y, तो ये भी x जीरो हो जाएगा, क्या चेक करो, ऐसा है, चेक कर लो, w है ये सही है। तो
मैंने सिंप्लीफाई किया इन दोनों इक्वेशन को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया, कोई दिक्कत है जी? देख लो एक बारी। तो इसमें कितने फ्री वेरिएबल है आपके पास? एक फ्री वेरिएबल है, ठीक है ना, जस्ट वन फ्री वेरिएबल। सो डायमेंशन ऑफ वी, इसको हम फर्दर भी लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं स्पैन ऑफ 110, जहां है ना ये हो गया, और ये सिंगलटन सेट, सिंगलटन नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो B1 अगर लिख दूं मैं, ये 110 इज बेसिस ऑफ V का ये बेसिस हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस इज द डायमेंशन। या वैसे ही भी आप देख सकते हो इसमें एक ही फ्री वेरिएबल x है, तो एक ही फ्री वेरिएबल डायमेंशन 1 है V का। अच्छा यहाँ पे कितना डायमेंशन है? यहाँ भी एक ही फ्री वेरिएबल है x, इसका भी बेसिस सेम ही है ना, यही बेसिस है, दिस इज ऑल्सो बेसिस ऑफ W, है ना, इट इज ऑल्सो B1 इज ऑल्सो बेसिस ऑफ W, है जी, चेक कर लो। तो डायमेंशन ऑफ V 2 है, नहीं है, C सही है। इंटरसेक्शन, दोनों तो सेम वेक्टर स्पेस हो गया ना, ये तो दोनों तो इक्वल ही दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन तो सेम ही होगा। तो यहाँ इनफैक्ट जो V वेक्टर स्पेस आया और W आया तो सेम ही हो गया, तो इंटरसेक्शन तो सेम ही आ जाएगा। सो V इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू V, तो ये तो सेम ही रहेगा कि दोनों सेम ही वेक्टर स्पेस आ गया। चेक कर लो भाई सिंप्लीफाई होके, ओके है, तो इंटरसेक्शन में 0 तो नहीं आएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करके आओ। जो भी असाइनमेंट है ना, इसमें वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैम MA या जैम MS वाला करके आओ, कल डाउट कराएंगे। उसके बाद हाँ वो शायद रह गया क्या, डायमेंशन प्लस वाला, अच्छा ये फॉर्मूला अच्छा ठीक है, अगर ये शायद रह गया होगा, हाँ ये शायद नहीं लिखा होगा, थ्योरम जो है या क्वेश्चन में आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर ये फॉर्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, है ना, ये थ्योरम है। सही कह रहे हो आप। तो ये तो क्वेश्चन जब आता तो याद आता फिर मुझे, है ना, ऐसे भूल गया शायद, तो ये आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में नॉट बी अ सब स्पेस, तो यूनियन का डायमेंशन नहीं है, ये एक्चुअली डायमेंशन है सम का, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स जो सब स्पेस या वेक्टर स्पेस उसका डायमेंशन ये होगा, ठीक है। थैंक यू, हाँ ये रह गया। और एक दो थ्योरम होगा, कई बार वो एग्जाम पढ़ा क्वेश्चन के समय याद आता है, तो ऐसा रहता है। सो ऐसे एक दो थ्योरम्स हो सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में देखते हैं। तो तुम लोग क्वेश्चंस करके आओ, बाकी होगा तो क्लास जब क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें बता दूंगा, कुछ रह गया होगा तो। ऐसे ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है ना। चलो यही स्टॉप करते हैं आज, थैंक यू। बाकी असाइनमेंट करके आओ, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं।